ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर रेल हादसे में घायल हुई डीपी विप्रा कॉलेज की छात्रा महवीश परवीन की अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह बीएससी गणित की नियमित छात्र थी। हादसे के बाद से लगातार उसका इलाज चल रहा था, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है। जानकारी के अनुसार महवीश 4 नवंबर को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होकर जांजगीर से बिलासपुर लौट रही थी। वहीं कोरबा बिलासपुर मेमू ट्रेन में सवार थी, जो लाल खदान के पास मालगाड़ी से टकरा गई थी। भीषण टक्कर में ट्रेन के कई कोच क्षतिग्रस्त हो गए थे और महिला कोच में बैठी महवीश गंभीर रूप से घायल हुई थी। हादसे में उसके दोनों पैर लोहे के एंगल के नीचे दब गए थे। उसके पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर थे, साथ ही कॉलर बोन और पसलियों की 4 हड्डियां टूट गई थी। हादसे के तुरंत बाद उसे सिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल रेफर किया था। अपोलो में 1 सप्ताह तक डॉक्टरों की टीम लगातार उसका इलाज कर रही थी, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका। बुधवार सुबह महवीश ने अंतिम सांस ली। छात्रा की मौत की खबर से डीपी विप्रा कॉलेज परिसर में शोक का माहौल है। सहपाठी और शिक्षकों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इसमें जो आंकड़ा है, जैसा पहले बताया गया था कि एक रेलवे कर्मचारी को मिलाते हुए 11 थी, शुरू से यही था। कल रात में जो अपोलो अस्पताल से एक सूचना मिली है, उस सूचना मिलने के बाद जो है अब वो संख्या 12 है। उसमें से एक रेलवे के स्टाफ है। तो अगर रेलवे के स्टाफ को हटाते हैं तो पैसेंजर, प्योर पैसेंजर की संख्या 11 है, और अगर रेलवे स्टाफ को मिलाते हैं तो संख्या 12 है। इसमें कोई संदेह की कोई ये बात नहीं है। नहीं, उसका देखिए शिनाख्त डिटेल लेवल पर रेलवे में किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी मामला, क्योंकि इस तरीके से कुछ भी है तो बिल्कुल ही निराधार है ये बात, इसका मैं खंडन करता हूँ। तो जो संख्या आपको रेलवे प्रशासन के द्वारा बताया जाए, क्योंकि रेलवे प्रशासन सबसे नज़दीकी तरीके से सारे एक्स ग्रेशिया मैटर्स को डील कर रही है, उनके साथ संपर्क में है, परिवार के साथ संपर्क में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हताहत हुआ हो, उनके मतलब नज़दीकी के लोग, उनके घर वालों के लोग, यहाँ तक कि हमारे स्टाफ इलाहाबाद तक गए जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ, नैला जैसे जगह या रतनपुर जैसे जगह। तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं में कोई चूक की बात हो, क्योंकि न सिर्फ हम उन 11 को जानते हैं, बल्कि उनके परिवार के साथ हम बैठे हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। उनको त्वरित 24 घंटे के अंदर पहला मुआवजा और 48 घंटे के अंदर उनका जो बकाया मुआवजा था, एक ये कल रात वाली केस छोड़कर उनको किया जा चुका है। हम सबसे संपर्क में। बालोद पुलिस ने विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर रायपुर से नागपुर जा रही सफेद क्रेटा कार को ग्राम पड़की भाट के पास रोका। जांच में ड्राइवर सीट के नीचे एक गुप्त कक्ष से करीब 3 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। वाहन में सवार 2 व्यक्तियों अल्पेश पटेल गुजरात और अशोक गाड़गे महाराष्ट्र से पूछताछ जारी है। नकदी की गिनती एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में नोट गिनने की मशीन से की गई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशन और एसडीओपी देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में की गई है। पुलिस ने कार कीमत 12 लाख रुपए सहित नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। फिलहाल कोतवाली थाना बालोद में बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। मुंगेली में कलेक्टर के आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर मनियारी नदी पुल की मरम्मत के चलते सड़क को 11 से 18 नवंबर तक पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। भारी वाहन प्रतिबंधित मार्ग से लगातार गुजर रहे हैं और संबंधित विभाग इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। मुंगेली कलेक्टर ने पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मरम्मत अवधि के दौरान इस मार्ग से किसी भी भारी वाहन को नगर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी वाहनों को बाईपास मार्ग से होकर गुजरने का आदेश था, ताकि पुल मरम्मत कार्य में बाधा न आए और किसी तरह की दुर्घटना की संभावना न रहे। लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग और यातायात पुलिस इसे लागू कराने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। नतीजा यह है कि दिन रात भारी वाहन प्रतिबंधित मार्ग से बेखौफ गुजर रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कलेक्टर के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए तो पुल पर चल रहा मरम्मत कार्य प्रभावित हो सकता है और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अब देखना यह होगा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई कब होती है। जी न्यूज के लिए रतनपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट।
प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच अब सस्पेंस बना हुआ है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन जिला सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। खरीदी शुरू होने से पहले ही कर्मचारी आंदोलनरत है, जिससे किसानों और प्रशासन दोनों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। हड़ताल के चलते समितियों में आवश्यक तैयारियां प्रभावित हो रही है। पंजीयन, तौल केंद्रों की व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण और खरीदी प्रक्रिया से जुड़े कार्य ठप पड़ गए हैं। किसानों को चिंता है कि अगर आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो उनकी मेहनत की फसल समय पर नहीं बिक पाएगी। ग्रामीण इलाकों में खरीदी केंद्रों पर अभी तक पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, जिससे किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इधर जिला सहकारी बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन के निर्देश पर 15 नवंबर से हर हाल में धान खरीदी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शाखा प्रबंधकों और सुपरवाइजरों के साथ लगातार चर्चा चल रही है और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि खरीदी प्रक्रिया प्रभावित ना हो। देखिए, धान खरीदी 15 तारीख से चालू होने वाली है और शासन के द्वारा जो भी धान खरीदी के लिए प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में निर्देश प्रसारित हुए हैं, उसके अनुसार तैयारी करने के लिए हम लोगों ने नीचे निर्देश समितियों को दिए हुए हैं। समिति वाले जब तक स्ट्राइक में नहीं गए थे तब तक उन्होंने अपनी व्यवस्था की थी। उसके पश्चात हम अपने शाखा प्रबंधक, सुपरवाइज़र, नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से और साथ ही साथ जिला प्रशासन के खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और मार्केटिंग फेडरेशन के कर्मचारियों के द्वारा व्यवस्थाएँ बनाई जा रही है ताकि 15 तारीख से जो है धान खरीदी की जा सके। सीईओ मिश्रा ने बताया कि आंदोलनरत कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर पर विचार हो रहा है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भुगतान की प्रक्रिया जिला सहकारी बैंक की शाखाओं और एटीएम माध्यम से की जाएगी। इस दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब सबकी निगाहें प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही वार्ता पर टिकी है। यदि हड़ताल लंबी चली तो खरीदी व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार आंदोलनरत कर्मचारियों को मनाने में सफल होती है और 15 नवंबर से खरीदी केंद्र समय पर खुल पाते हैं या नहीं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ द्वारा 3 नवंबर से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारियों ने बताया कि धान खरीदी शुरू होने से अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। हड़ताल के कारण समितियों में खरीदी से जुड़ी तैयारियां प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन को अपनी 4 सूत्रीय मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं हुई है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन की चुप्पी से स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है, जिससे धान खरीदी की प्रक्रिया पर संकट गहराने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ संभागीय स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 3 नवंबर से यह हड़ताल शुरू हुआ है और आज 12 नवंबर को भी लगातार यह हड़ताल जारी है। अपनी मांगों पर यह अड़े हुए हैं और जैसा कि धान खरीदी के लिए कुछ समय ही बस बचे हैं, शेष बचे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि प्रशासन आपकी मांग को लेकर कितना गंभीर है। आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, एकदम से ऐसे सोई हुई है, सुप्त मुद्रा में है। भगवान स्वयं जाग जाते हैं, लेकिन हमारे जो साईं जी हैं वो जाग नहीं रहे हैं। अभी सामने में 14 तारीख को कैबिनेट का बैठक है, देखते हैं कितनी गहरी निद्रा से उठ करके आते हैं और हमारी 4 सूत्री मांग को पूरा कर पाते हैं। यदि 4 सूत्री मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम समस्त कर्मचारीगण दोनों संगठन से यहाँ आए हुए हैं, सहकारी कर्मचारी संगठन एवं ऑपरेटर संगठन, हम सब यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आए हुए हैं। 3 तारीख से शासन प्रशासन को पूरे राज्य स्तर से सूचना देकर के आए हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करेगी 14 तारीख के कैबिनेट में लिखित के रूप में, तब तक हम नहीं जाएंगे और हम सामने में जो खरीदी है 15 तारीख से उसको बहिष्कार करते हैं। प्रशासन ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि आप लोग हड़ताल छोड़ के खरीदी का समर्थन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन अभी धोखे में है। हम ये सरकार जिसे रीढ़ की हड्डी समझते जिस किसानों को, हम उसकी सबसे अहम कड़ी हैं। आज हमारे हड़ताल के 10वां रोज़ है, अभी तक किसी ने हमसे बातचीत या वार्तालाप का ये नहीं किया है और हमें लगातार
आज ये लोग बुलाए थे, हम हमारे ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हमारे अपने साथियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और सभी जगह अभी प्रशासन के लोगों को हम देख रहे हैं कि धान खरीद व्यवस्था था तो उनको कराया जा रहा है। बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं, सभी सहकारी समिति का जहाँ प्रबंधक हैं, ऑपरेटर सब उनका स्वागत करते हैं। ये लोग आज नया खबर मिला है हमको कि आउटसोर्सिंग के तहत ऑपरेटरों की भर्ती कर रहे हैं, बिल्कुल उन सबका स्वागत है। सरकार जिससे भी चाहिए धान खरीदी उनका महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रदेश का सबसे बड़ा योजना है धान खरीदी करवाना, वो बिल्कुल करवाए, हम उनका स्वागत करते हैं। हम भी एक बार देखना चाहते हैं, हमें हमारे ऊपर हमेशा ये लालसा लगाती है कि सरकारी समिति कर्मचारी ये करते हैं वो करते हैं, इस बार इनके प्रशासन के लोगों से धान खरीदी व्यवस्था करा रही है तो हम बिल्कुल इनका स्वागत करते हैं। सरकार अभी तक हमारी किसी भी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं की है, हमारा उग्र आंदोलन हमेशा आगे जारी रहेगा। हम और अब दिनों दिन यहाँ उग्र तरफ से प्रदर्शन करते जाएंगे। बताएंगे भैया, खरीदी का जो दिन है वो पास है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग की मांग पर कितनी गंभीर है सरकार? सबसे पहले तो हम सरकार को बधाई देते हैं कि अपने नए जो विश्वसनीय विभाग है उनसे वो खरीदी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बोल दिया है कि हमारे पास विकल्प है। तो हमारे पास भी विकल्प है कि जो नया भर्ती आ रहे हैं आउटसोर्सिंग के द्वारा उनका हम स्वागत करते हैं और देखते हैं कि जो इतने दिन से हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तो लांछन लगता है, जबकि हम दिन रात एक करके करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपने विश्वसनीय विभाग से खरीदी करवा लें। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगे यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, ज़्यादा कठिनाई लग रहा है, तो आप जो अपने विश्वसनीय विभाग होगा उससे आपसे हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं सभी जिला सहकारी समिति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी की तरफ से कि श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह, और उनको बरगलाने वाले जो उनके विभाग के महासचिव है वो जो गुमराह कर रहे हैं हमारे खिलाफ, जो गलत उनको भावना पेश कर रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी विभाग से खरीदी कराने के लिए स्वतंत्र है। हम उनका स्वागत करते हैं, सरकार का भी स्वागत करते हैं और जो खरीदी में सम्मिलित होना चाहते हैं उसका भी स्वागत करते हैं। जैसा कि एक और सरकार आप लोगों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, वहीं दूसरी ओर वो यह उम्मीद भी जता रही है कि धान खरीदी सुचारू रूप से चालू रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? शासन का कार्य है धान खरीदी कार्य करना, शासन है छत्तीसगढ़ शासन का सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ये कार्य हमने बहुत अच्छे तरीके से किए, आज तक सालों से करते आ रहे हैं जब से धान खरीदी शुरू हुआ है तब से। और ऑपरेटर साथी 2007 से इनको भी भर्ती किया गया कि धान खरीदी अब कंप्यूटर किया जाएगा। तो 18 साल की सेवा करने के बाद सरकार ये चाहती है कि ऑपरेटर साथी लोग को 6 महीने का तनख्वाह दिया जाए, जबकि उसका कार्य 12 महीने का है। 12 महीने का कार्य इस प्रकार है कि जुलाई से जब कार्य करना शुरू करते हैं वो लोग, पंजीयन का कार्य है, वो कार्य पूरा करते करते उनको धान खरीदी का धान खरीदी उड़ते उड़ते तो फाइलाइज तक आ जाता है, तो 6 महीने उसमें लगता है, 6 महीने इधर का कार्य करने के लगता है। तो 12 महीने का कार्य बहुत ज़्यादा ही कठिन परिश्रम के साथ करते हैं। नेशनल स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में अवार्ड लेती है तो सिर्फ सरकारी समिति के कर्मचारी साथियों ऑपरेटर के संबंध के कारण ही लेती है। ऐसा है कि धान खरीदी अगर शासन करना चाहती है तो कर ले, कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आपने सुना, सहकारी कर्मचारी संघ जो है पूरी तरह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और देखकर तो ऐसा लग रहा है यह हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अब देखना यह है कि प्रशासन इसमें किस तरह का रुख लेती है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़, बिलासपुर। बिलासपुर जोनल मुख्यालय के सभागार में बुधवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसीएम ने रेलवे की गैर किराया राजस्व बढ़ाने से जुड़ी नई पहलों पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रेलवे अब केवल किराया वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्री सुविधाओं, व्यापारिक अवसरों और राजस्व सृजन को एक साथ मजबूती से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। पीसीसीएम प्रवीण पांडे ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने स्टेशनों और परिसंपत्तियों को आधुनिक, जीवंत और आत्मनिर्भर केंद्रों में बदलने के मिशन पर काम कर रहा है। इसके तहत अमृत भारत स्टेशन योजना को सिटी सेंटर कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इन स्टेशनों पर मल्टी फंक्शनल वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां यात्रियों को खुदरा बाजार, भोजनालय, कार्यालय और मनोरंजन की सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर मंडल के 18 स्टेशनों के लिए निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं। वहीं रेलवे की खाली पड़ी जमीनें और गुड्स शेड साइडिंग क्षेत्रों को लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेलवे की गैर किराया आय में बड़ी वृद्धि होगी। प्रेस वार्ता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पास कॉमर्शियल में जो कई ऐसी संभावनाएं हैं जिसके बारे में यहाँ का युवा, यहाँ का जो लोग परिचित नहीं है,
तो उस बारे में आपके माध्यम से हम लोगों को ये सबको ये सूचना देनी थी। तो कई फील्ड हैं जहां पर हमारे युवा भाग ले सकते हैं और अपनी एक आमदनी का साधन बना सकते हैं। एक क्षेत्र है टिकटिंग का। हम लोग जो टिकट बेचते हैं वो काफ़ी आउटसोर्स किया हुआ है और कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसके माध्यम से जो युवा यहाँ का टिकट बेच रहा है। प्रवीण पांडे ने बताया कि रेलवे ने एकीकृत स्टेशन सुविधा प्रबंधन मॉडल अपनाया है, जिसके तहत सफाई, खान-पान और पार्किंग जैसी सेवाओं का संचालन निजी एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। हालांकि रेलवे इन सभी व्यवस्थाओं पर सुरक्षा और संचालन का नियंत्रण स्वयं बनाए रखेगा। यह मॉडल फिलहाल बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद सीधे यात्रियों तक पहुंचाने का मंच दिया गया है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 59 स्टेशनों पर 65 OSOP स्टॉल संचालित है, जहां स्थानीय उत्पादों की बिक्री हो रही है। साथ ही ई-कैटरिंग और मॉड्यूलर फूड यूनिट्स के जरिए यात्रियों को स्वच्छ और क्षेत्रीय स्वाद का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। SECR के 14 स्टेशनों पर अब 357 ई-कैटरिंग पार्टनर सक्रिय हैं। है वो है पार्किंग का। आने वाले समय में लोग 4 व्हीलर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, हर जगह पार्किंग की समस्या हो रही है और बड़े स्टेशनों पे हम लोग मल्टी पार्किंग और जितना भी पार्किंग स्पेस भी बढ़ाएंगे। तो उसमें भाग लेने वाले, उसको बनाने और उसको ऑपरेट करने वालों के लिए हमको लोगों की आवश्यकता होगी। तो उसके भी हम लोग ठेके जल्दी ही निकालेंगे अंदर PPP मॉडल। स्टेशन को मैनेज करने के लिए हम लोगों को एक इंटीग्रेटेड स्टेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट का चाहिए, जो कि सारा स्टेशन का सारा काम कर सके और पैसेंजर को अधिक सुविधा प्रदान कर सके। उसमें कुछ अर्निंग आय के स्रोत रहेंगे, कुछ उसमें एक्सपेंडिचर रहेगा। तो सब मिला के जैसा भी हो, जो भी ज़्यादा कोट करेगा वो उसको हम लोग उस तरह का विचार कर रहे हैं। PCCM प्रवीण पांडे ने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यह रणनीति प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने का प्रयास है। अब स्टेशन केवल यात्रा का ठिकाना नहीं, बल्कि स्थानीय व्यापार, संस्कृति और अवसरों का केंद्र बनेंगे, जो रेलवे के राजस्व के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति देंगे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भारतीय रेल के ट्रेन मैनेजरों ने अपनी वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए एक बार फिर आवाज बुलंद की है। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रेल मंत्रालय से 9 प्रमुख मांगों पर तत्काल और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। काउंसिल ने कहा कि ट्रेन मैनेजरों की कई शिकायतें बीते 2 दशक से लंबित है। कई बार ज्ञापन देने और अपील करने के बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई का अभाव रहा है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल लगातार गिर रहा है। काउंसिल की पहली और अहम मांग है 8वें वेतन आयोग का जल्द क्रियान्वयन और इसके लिए मानदेय व सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति। साथ ही असिस्टेंट गार्ड जैसे गैर मौजूद पद को भी सभी रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग रखी गई है। इसके अलावा काउंसिल ने गुड्स गार्ड्स के वेतन स्तर में सुधार और MACP लाभ देने पर भी जोर दिया है। रनिंग अलाउंस में 25% वृद्धि की मांग करते हुए कहा गया है कि यह अन्य भत्तों की तरह ही लागू होना चाहिए, लेकिन अब तक इसे नजरअंदाज किया गया है। एक तो हमारे जो वेतन विसंगतियां हैं उसके ऊपर में है, और दूसरी जो है कि जो संरक्षा का अवहेलना हो रही है उसके ऊपर में है। क्योंकि जैसे वो ट्रेनों में जहाँ गाड़ियाँ स्टेबल हो जाती है वहाँ पर हैंड ब्रेक बांधने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह से आपका सेफ्टी के बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं। जो हमारे पहले रेस्ट जो थे, माने आउट स्टेशन हेडक्वार्टर में जाके हम 8 घंटे सोते थे, 8 घंटा रेस्ट लेके फिर अपनी फ्रेश होकर नौकरी करते थे। अब उसको कम करके 6 घंटा कर दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है संरक्षक के विरुद्ध हो रही है। तो वेतन विसंगतियाँ है ही है, उसके साथ साथ जो संरक्षक का अवहेलना हो रहा है उसको लेके है कि 8 CPC में हमारा कम से कम वेतन विसंगति को सुधारा जाए, और अगर उसके पहले भी रेलवे चाहे तो उसको सुधार सकती है।
काउंसिल ने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी 24 जनवरी 2025 के जेपीओ को भी सुरक्षा मानकों के विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। वहीं 28% से अधिक रिक्त पदों को भरने और कर्मचारियों को समय पर विश्राम और छुट्टी देने की अपील भी की गई है। ऑल इंडिया गार्ड के मीडिया प्रभार रजनी पटेल ने बताया कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी दिन आयोजित होने वाले पे कमीशन के बैठक में इनके हित में फैसला लिया जाएगा, अन्यथा आगामी दिन ये रेल प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम लोग तो सोच रहे थे कि रेल प्रशासन के पास कई बार चले जाए, वहीं से हमारी समस्याएं सुलझ जाए, पर हमने रेल प्रशासन पे मतलब कि नीचे के स्तर से रेलवे बोर्ड स्तर तक आइदर पीएमओ तक भी हमने डिफरेंट मांगों को लेकर के गए हैं, लेकिन उसमें 90% मांगे हमारे अभी तक लंबित है, जो पिछले 5th पे कमीशन से चली आ रही है। मतलब 19-20 साल से हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, और जबकि हमारे से काम दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। ट्रैफिक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमारा काम बढ़ रहा है, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। हमारा वैकेंसी जिसमें हमने एक मुद्दा भी दिया है कि वैकेंसी फुलफिल नहीं है। 28% हमारी ऑल ओवर इंडिया पर वैकेंसी कम है। दैट मीन्स कि आप 75 लोग मिलकर के 100 लोग काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो पहले का ट्रैफिक था उसके अपेक्षा ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है। आप देख भी रहे हैं लदान हर साल, जैसे अभी ये जनवरी तक में 150 मेट्रिक टन का होता था, अभी वो अक्टूबर में ही वो पूरा हो चुका है। काउंसिल ने अंत में कहा कि रनिंग अलाउंस पर आयकर छूट सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर कर का बोझ न पड़े। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इन मुद्दों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो रेलवे कर्मचारियों के बीच असंतोष और बढ़ेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जिला पंचायत सक्ती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत मरघट्टी के सचिव महेंद्र कुमार चंद्रा को निलंबित कर दिया है। सचिव पर गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। शिकायतों के आधार पर की गई जांच में महेंद्र कुमार चंद्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने 15वें वित्त आयोग एवं अन्य मदों से संबंधित राशि में अनियमितता करते हुए लाखों रुपए का गबन किया है। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि सचिव ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इसके चलते जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेवा नियम 1999 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन आदेश के अनुसार सचिव महेंद्र कुमार चंद्रा का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान जनपद पंचायत मालखरौदा में रहेगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत मालखरौदा के सीईओ को ग्राम पंचायत मरघट्टी के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर शनिवार को बिलासपुर में जनजातीय समाज द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो स्वयं जनजातीय समाज से है, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में लगभग 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे आदिवासी छात्रावास बुद्धदेव स्थल से रैली के रूप में होगी। यह रैली नेहरू नगर, गोल बाजार, पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक और राजा रघुवर स्टेडियम के सामने से होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंचेगी, जहां आम सभा के रूप में परिवर्तित होगी। इस दौरान जनजातीय समाज की परंपरागत संस्कृति, पूजा पाठ, रीति नीति और लोक नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। 15 नवंबर शनिवार के दिन बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है जनजातीय समाज द्वारा। इसमें हमारे जनजातीय समाज के मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और लगभग 10,000 की जनसंख्या आने का अनुमान है। और 10 बजे हम अपने आदिवासी छात्रावास से बूढ़ादेव स्थल से अपनी रैली प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हुए नेहरू नगर जाएंगे, नेहरू नगर से गोल बाजार जाएंगे, वहाँ से तेलीपारा जाएंगे, फिर पुराना बस स्टैंड और अग्रसेन चौक होते हुए राजा रघुराज स्टेडियम के सामने से पुलिस ग्राउंड में रैली पहुँचेगी वहाँ पे, और जो आम सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें हमें आप लोगों को इसमें आदिवासी जनजातीय समाज की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। इसमें आप सभी समाज से मैं निवेदन कर रही हूँ कि सभी आप सब आमंत्रित हैं। 15 नवंबर को जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती है, इस अवसर पे हमारे आदिवासी समाज के द्वारा, जनजाति समाज के द्वारा
बड़ा भव्य रूप से मनाने का निर्णय हम लोग लिए हैं और इसमें पूरे बिलासपुर जिला से, पूरे सभी ब्लॉक से और एक एक गांव में हम लोगों का प्रचार प्रसार चालू है और वहां से लोग आने वाले हैं और लगभग ये 10,000 की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचने वाले हैं। और हमारे कार्यक्रम का खासियत ये रहेगा कि इसमें सभी जितने भी 42 यूनिट जाति हैं, जिसमें कि लगभग 16-17 जाति जो बिलासपुर में रहते हैं, उन जाति के सभी समाज प्रमुख और उनकी जो संस्कृति आप सबको देखने को मिलेगा। प्रदेश में अब ठंड ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के असर से कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन रातें और भी ठंडी हो सकती है। सरगुजा संभाग के जिलों में कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर में 1-2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम सारांश के मुताबिक प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 22 डिग्री जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया गया है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सुबह और रात के समय ठंड से बचाव के उपाय करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन लगातार चल रही ठंडी हवाएं आने वाले दिनों में ठंड को और बढ़ा सकती है। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।